नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके समक्ष वाक्य भेद लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम जानेंगे कि वाक्य भेद क्या होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। बच्चों, यह वाक्य भेद जो व्याकरण का भाग है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा पर केंद्रित है और वाक्य भेद से आपकी परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 10वीं में केवल रचना के आधार पर वाक्य भेद है और कक्षा 9वीं के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10वीं के लिए है, 10th के लिए है। तो यह वीडियो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर विशेष ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। साथ ही साथ अर्थ के आधार पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसके बारे में पहले जान लें। वह यह है कि वाक्य की परिभाषा तथा उसके अंग को जानना। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद को जानना। तीसरा, सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य की पहचान कर पाना। इस तीसरे पर विशेष फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि इसके द्वारा ही आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इन्हीं पर आज से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, या सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदलिए। चौथा पॉइंट है मुख्य और आश्रित उपवाक्य को पहचानना। उपवाक्य, कई उपवाक्य दिए रहेंगे आपको आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में, उसमें आपको मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य पहचानना होगा। अगला बिंदु है आश्रित उपवाक्य के भेद जानना। और अंतिम बात है वाक्य के भेद से दूसरे में, एक भेद से दूसरे में रूपांतरण करना सीखना। जो मैंने वही अभी आपको बताया कि सरल वाक्य है तो संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य है तो सरल वाक्य में बदलना। ये जो बातें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना जरूरी था। देखिए, मैंने जब जैसे कि बताया कि यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये 4 अंक मिल जाएंगे। आपको ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं, देखिए, वाक्य का भेद बताना, वाक्य के एक भेद से दूसरे भेद में रूपांतरित करना, आश्रित उपवाक्य छांटकर या उसके भेद बताना। इन्हीं 3 बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब हम बात करें वाक्य भेद। वाक्य भेद को जानने से पहले वाक्य बना कैसे। वाक्य आपका वर्ण से बनता है, सबसे छोटा है, उससे बाद शब्द से, शब्द से ही वाक्य का निर्माण होता है, यानी सार्थक शब्दों के योग से ही वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण देखिए क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी संपूर्ण इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनमें क्या किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। यह आप कक्षा 6वीं से या उससे छोटी ही कक्षा से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जब यही वर्ण सार्थक रूप से मिल जाते हैं तो इन्हें शब्द कहा जाने लगता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कमाल। अब क माल, अगर इसी को प्लस ल है, अगर इसी को ऊट पटांग इनका क्रम बदल दिया जाए, देखेंगे कि ये निरर्थक शब्द हो जाता है, कोई अर्थ नहीं हो जाता। और इन्हीं शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। व्याकरणिक नियमों के अनुरूप शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो आप देख रहे हैं
हर एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको वर्ण नहीं पता होगा तो वाक्य बिल्कुल नहीं जान सकते, क्योंकि वर्ण से ही शब्द और शब्द से ही वाक्य का निर्माण हो रहा है। अब जैसे देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं भी कर सकते हैं, बच्चे मैदान खेल। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा अधूरा है, ये अधूरा है लग रहा था कि बच्चे मैदान खेल, आपको अधूरा लग रहा, निरर्थक। और इसी को बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हमने जोड़ दिया पूरा। देखिए ये सार्थक समूह बन गया, इसलिए वाक्य का निर्माण हो गया। उठो, चलिए, ये सब क्या हैं? शब्द हैं केवल। अब हम वाक्य के घटक के बारे में जान लें। जिन अवयवों से यानी अंग, अवयव यानी अंग को मिलकर वाक्य की रचना होती है, उन्हें वाक्य के घटक यानी दल कहते हैं, घटक या दल कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? कर्ता और क्रिया। वाक्य के दो मुख्य, एक कार्य करने वाला और क्या कर रहा है। साधारणतः वाक्य में दो पद अवश्य होते हैं, जैसे कुत्ता आया, पुस्तक मिली, मोहन बोला आदि। वाक्य के अंग देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि यहाँ पे देखिए दिया है, उद्देश्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी में आप जिसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब उद्देश्य क्या होता है उसको जान लें। सब्जेक्ट जिसके बारे में व्यक्ति या वस्तु, ये दोनों हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। जिसके बारे में यानी वह व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, कुछ कहा गया हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार यानी कि विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। अब विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट्स उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी ऊपर वाले के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आते हैं। यानी इनके द्वारा ही सब्जेक्ट यानी उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है, तो इसलिए ये विधेय कहलाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कह दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे वाक्य है मोहन बीमार है, इसमें उद्देश्य पहचानिए क्या है उसमें? मोहन। मोहन क्या है? ये कर्ता है, मोहन करता है, और कर्म क्रिया क्या है? बीमार है। ये राम उठा, यहाँ पे कर्ता क्या है? राम। उठना क्या है? क्रिया। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम उठ रहा है। उसी प्रकार कुत्ता भागा, इसमें कुत्ता क्या हो गया? कर्ता, और भाग जाना मतलब, भागा मतलब ये क्रिया हो गया। क्रिया तो आप पहचान ही लेते होंगे। सीता पुस्तक लिखती है, यहाँ पे कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता कौन है? सीता, तो ये हो जाएगी कर्ता। और पुस्तक लिखना पूरा वाक्य, ये हो जाएगा क्रिया। इस प्रकार क्रिया के द्वारा कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि कर्ता क्या काम कर रहा है। यहाँ पे नोट दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए जरूरी है, जो कि वाक्य में चाहे कितने ही पद क्यों न हो,
वाक्य में चाहे कितने ही पद क्यों न हो, वे या तो उद्देश्य के अर्थ का विस्तार करने वाले होंगे या विधेय के अर्थ का विस्तार करने वाले होंगे। आप देखेंगे कि कर्ता के साथ कुछ जुड़ा रहता है, क्रिया के साथ कुछ जुड़ा रहता है, ये सब क्या कर, ये कर्ता या यानी कि उद्देश्य या विधेय का विस्तार करते हैं। आगे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। यहाँ उदाहरण देखिए, मोहन का भाई श्याम घर आया। मोहन का भाई श्याम घर आया। उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य क्या है? श्याम का घर आना। तो ये श्याम क्या हो जाएगा? कर्ता। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है उद्देश्य जिसे कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके बारे में भी बताया जा रहा है। इसके यहाँ भी कह रहा श्याम घर आया, तो घर आना मतलब घर गया, सॉरी। तो ये क्या हो गया? क्रिया। ध्यान दीजिए, क्रिया। क्रिया बता रहा है किसके बारे में? श्याम के बारे में। श्याम क्या हो जाएगा? कर्ता। श्याम क्या है? कर्ता। तो कर्ता हो गया उद्देश्य, क्रिया हो गया विधेय, और श्याम के बारे में बताया जा रहा किसका? मोहन का भाई है। मोहन का भाई क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार ही हो गया, यानी बढ़ा दिया गया, विस्तृत कर दिया गया। गया तो क्रिया है, क्रिया है ना, पहचान रहे हो? विधेय दिया गया यहाँ पे। और कहाँ गया? घर। क्रिया के विस्तार को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये घर। तो हो जाएगा विधेय का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य पहले रखा जाता है और विधेय बाद में। साधारण नियम है, साधारणतः उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य से पहले और विधेय का विस्तार विधेय से पहले साधारणतः कहा जा रहा है। ये नहीं कि निश्चित रूप से एकदम नियम ही बन गया कि ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसे ही लिखा जाता है, किया जाता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, ये उदाहरण आपके एग्जाम में, ऐसे ही उदाहरण, इन्हीं में से कोई उदाहरण आपके एग्जाम में आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। ये कक्षा 9वीं के लिए भी अभी यहाँ तक उनके लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ तो उनको भी जानना जरूरी है। भले ही उनके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, क्योंकि अभी हमने तो रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में चर्चा ही नहीं किया। अभी वाक्य के बारे में, वाक्य के अंगों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अन्य उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मेरा शत्रु भागा। मेरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि यह शत्रु यानी कि कर्ता के बारे में बता रहा है। आपको सबसे जरूरी है वाक्य में कर्ता और क्रिया को पहचानना। यदि आप कर्ता और क्रिया को पहचान गए तो आप वाक्य के भेद को जान जाएंगे, उद्देश्य और विधेय को अलग कर पाएंगे, उसके विस्तार को भी बता पाएंगे। भागा मतलब क्रिया हो गया ये। तो भागने के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि मेरा भागा, मेरा क्या भागा, कुछ नहीं। शत्रु के बारे में बताया जा रहा है कि ये भाग गया। तो ये क्या है? शत्रु को विस्तार दे रहा है। वैसे वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढ कौन है? हनुमान ने। हनुमान के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वे वीर हैं, विशेषण बताया जा रहा है ना। तो क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। आग लगा देना, ये क्या हो गया? विधेय। वैसे ही परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, किसके बारे में बता रहा है? व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति कैसा है? परिश्रमी, ये विस्तार हो गया। सफल रहता है, क्रिया है, तो ये हो जाएगा विधेय। एक कुछ अन्य उदाहरण भी है। राम जल्दी उठा। यहाँ पर राम क्या हो गया? कर्ता। उठना क्रिया है, और क्रिया का विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है कि जल्दी उठा। उसी प्रकार सीता पुस्तक लिखती है, सीता कर्ता हो गई, लिखना क्रिया हो गया, पुस्तक लिखती है, ये क्रिया का विस्तार
यानी विधेय का विस्तार कर रही है। ठीक है। तीसरे उदाहरण में राम ने रावण को मारा। यहाँ राम कर्ता हो गया, मारना क्रिया हो गया। किसको मारा गया? रावण को। तो ये रावण जो है विधेय का विस्तार कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे अब तक उद्देश्य का विस्तार कैसे किया गया है और क्रिया का विस्तार यानी विधेय का विस्तार किस प्रकार किया गया है। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ तक हमने जो देखा ये कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए था। अब आगे से कक्षा 10वीं के लिए अनिवार्य रूप से जो उनकी परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य रचना के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं। आगे हम देखेंगे, जानेंगे। सरल वाक्य सबसे पहले जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें एक या अधिक उद्देश्य लेकिन एक ही विधेय होता है। ध्यान दीजिएगा, एक या अधिक उद्देश्य तो अधिक हो सकती है लेकिन विधेय यानी क्रिया जिसको मैं बताया अभी आपको एक ही होती है। उपवाक्य नहीं होते इसमें, ये नियम आपको जानना है विशेष रूप से। इन वाक्यों में क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं किंतु मुख्य क्रिया एक ही होती है। जैसे वह फुटबॉल खेला, बच्चा रोज रोता है, मोहन जा रहा होगा। ये नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं, 2 उदाहरण और है भी कि मोहन जा रहा होगा, तीसरा हो ही गया। डाकू दौड़ता जा रहा होगा, मोहन भोजन करता चला जा रहा था। देखिए क्रियापदों को बढ़ा दिया गया है। पहले में देखिए एक देखिए पद बढ़ा दिया गया, इसमें भी और इसमें भी। उपयुक्त वाक्य सरल वाक्य, क्योंकि इनमें एक ही मुख्य क्रिया है लेकिन इनके पदों को बढ़ा दिया गया है। देखिए कुछ पहचानने के लिए दिया गया है। हमने अपना पाठ पढ़ लिया है। अब इसमें आप पहचान के लिखिए, आपके लिए सवाल है। महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है। ये 3 उदाहरण आपके लिए है। इसको आप उत्तर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद सहायक बनते हैं उन्हें सहायक क्रिया या सहायक क्रिया कहते हैं। ये सहायक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे समापिका क्रिया या ये जैसे समाप्त किया जाता है। आप देखोगे है, था, होगा, चुका। रंजक क्रिया, पक्ष, वृत्ति आदि बोधक क्रियाएं होती हैं। इतना तो ये थोड़ा आप जानते रहिए, ये नहीं पूछा जाएगा इतना बहुत ज़्यादा इस पे आपकी परीक्षा में। मुख्य क्रिया जान लीजिए आप, जो बार बार पूछा जाता है कि जिस क्रिया से वाक्य समाप्त होता है तथा अर्थ को पूर्णता मिलती है वह मुख्य क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह गाकर, हंसकर, रीझकर सबका दिल जीत लेता है। देखिए वह गाकर, हंसकर, रीझकर सबका दिल जीत लेता है। तो यहाँ गाकर, हंसकर, रीझकर तीनों पूर्णकालिक क्रियाएं हैं। जीत लेता है यह क्या हो गया? मुख्य क्रिया है, क्योंकि अंत हो रहा है और समाप्त होने की वाक्य को बता रहा है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य देखिए,
संयुक्त का अर्थ ही है मिला होना, मिला होना। राम पढ़ रहा है, एक वाक्य हो गया। देखिए अधूरा नहीं लग रहा है आपको, पर राम पढ़ रहा है कंप्लीट वाक्य लिख रहा है। लेकिन श्याम लिख रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी योजक अव्यय पद से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर भी आपको अव्यय पद दिखेंगे समुच्चय बोधक, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। किंतु देखिए समुच्चय बोधक की पहचान क्या है, तो शब्द देख लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर इसे। किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, व, अथवा, या, इसलिए, अतः, अन्यथा, नहीं तो, वरना आदि ये जो है वियोजक शब्द हैं, इनके माध्यम से वाक्यों को जोड़ा गया है। यदि योजक अव्यय शब्द को हटा दिया जाए तो वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको, लेकिन को अगर यहाँ से हटा दिया जाए इसको, तो आप देखेंगे दो वाक्य बन गया, राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। अब हम देखेंगे उपवाक्य। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक कर खिसकने लगे। मैं नित्य व्यायाम करता हूं और स्नान करता हूं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर भी और। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, देखेंगे दो स्वतंत्र उपवाक्य बन जाएंगे। योजक अव्यय के बारे में जान लीजिए। अभी जैसा कि आगे बताया गया, जिनके द्वारा जोड़ा जाता है दो स्वतंत्र वाक्यों को, उपवाक्यों को, पहले ही बता दिया। किंतु, परंतु, इसलिए, और, तथा, एवं, ये शब्द हैं। ये पहचानने के नियम है। अगर आप ये नियम आपको पता रहेगा परीक्षा के समय, तो आप तुरंत वाक्य को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह संयुक्त वाक्य है। समानाधिकरण योजक चिन्ह ये कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए, और जहाँ तक संभव है कि ऐसे उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कभी कभी ये उदाहरण आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दिया गया है, राजेश को हिंदी पढ़नी है इसलिए अमित के घर गया। देखिए इनको मैंने बड़े लेटर में लिख दिया है। राम दिल्ली चला जाएगा अथवा यहीं रहकर अपना काम कर लेगा। देखिए यहाँ पर भी अथवा का प्रयोग हुआ है। मेरे पिता कल आ रहे हैं और भाई जा रहे हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए, वे घर आ गए किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। देखिए यहाँ किंतु का प्रयोग हो गया। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी, जुड़ गया। ये क्या हो गया आपका योजक हो गए ना, यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। तो बच्चों आपने देखा कि यह संयुक्त वाक्य को आप कैसे पहचान सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने दिया आपको। अब हम आते हैं मिश्र वाक्य में। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे वाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में आप नहीं देख रहे कि ये प्रधान हो दूसरा प्रधान हो, या पहला प्रधान हो दूसरा प्रधान हो। लेकिन मिश्र वाक्य में आप देखोगे कि एक उपवाक्य प्रधान हो जाएगा, बाकी अन्य जो हैं उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे जिसे आप कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे देखिए ये सब क्या है, उदाहरण के द्वारा आप अधिक समझ पाते हो। जैसे शिक्षक ने कहा कि
कल छुट्टी रहेगी। देखिए मुख्य वाक्य इसमें क्या है, कल छुट्टी रहेगी, बात तो यही करनी है ना। लेकिन शिक्षक ने कहा, इसके क्या हो गया, ये डिपेंड हो गया। जो परिश्रम करते हैं, ये थोड़ा हो रहा, ये होगा, जो परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये उदाहरण है मिश्र वाक्य के। पहचानने का नियम देख लीजिए। अगर ये योजक चिन्ह कहीं आपको दिखाई दे या अव्यय दिखाई दे किसी वाक्य में, वहां पर मिश्र वाक्य होगा कि, ताकि, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, ज्यों ही, त्यों ही, जब ही, जैसा कि, भले ही, जब तक, जहाँ, जहाँ तक एक साथ में है, जो, यद्यपि, तथापि, जब जब। ऐसे अगर अव्यय शब्द किसी वाक्य में आपको देखने को मिले तो आप जान लीजिएगा कि ये मिश्र वाक्य के उदाहरण या मिश्र वाक्य है। उपवाक्य, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो तरह के होते हैं, क्योंकि ये आप जानते रहेंगे तभी आप बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मिश्र वाक्य में देखिए प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की बात हुई। यहाँ देखिए उपवाक्य दो, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर भी आश्रित नहीं होता, यानी स्वतंत्र होता है जो, और उसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। जैसे शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। आश्रित उपवाक्य देखिए, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, यानी डिपेंड होता है। आश्रित उपवाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से प्रारंभ होते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये स्वयं में डिपेंड नहीं है, आश्रित हैं, इससे वाक्य का प्रारंभ होता है। अभी मैंने चार पे गोला लगाया, इसका ये मतलब ये मत समझिएगा कि इन्हीं चार से प्रारंभ होता है। ऊपर मैंने जिन जिन शब्दों को बताया अव्ययों को, उनसे भी प्रारंभ हो सकते हैं। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। इस वाक्य में कल छुट्टी कहा ना, यहाँ भी कल, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह उपवाक्य शिक्षक ने कहा है और यह उपवाक्य पर आश्रित है। ऊपर में एक जगह गलत बता दिया, ध्यान दीजिएगा उसको, कि यहाँ पे शायद बताया था कि इसको मैंने मुख्य वाक्य बता दिया था, कल छुट्टी रहेगी, ये रहेगा आश्रित उपवाक्य रहेगा, और ये मुख्य वाक्य शिक्षक द्वारा कहा जा रहा है, ये मुख्य वाक्य रहेगा। करेक्शन कर लीजिएगा उसको। अब आगे देखते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। ये परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपसे कभी कि आश्रित उपवाक्य, कोई वाक्य दे देगा, इसमें कहेगा कि कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य है।
या ऐसे भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा उपवाक्य नहीं, आश्रित उपवाक्य नहीं है। जहाँ नहीं है का संदर्भ आएगा, बात आएगा, वहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में जानना जरूरी रहेगा। इन तीनों को, चौथा नहीं रहेगा, दे देगा सर्वनाम उपवाक्य, तो आपको जानना होगा संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, सर्वनाम नहीं होता। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है इसको देखिए। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत यानी व्यवहार करे वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य यानी कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के जगह पर प्रयोग करने लगेंगे वह संज्ञा के जगह प्रयोग होंगे, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाएंगे। पहचान देख लीजिए, जो सबसे जरूरी होता है, संज्ञा उपवाक्य के पूर्व की लगा होता है। देखिए ये जो बिंदु हैं, जो जगह जगह पर आपको पहचान बताया जा रहा है, ये इसी के द्वारा आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं बिना अधिक मेहनत किए कि कौन सा उपवाक्य होगा। उदाहरण भी देख लीजिए आप, जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। देखिए ना, मैं पढ़ूंगा पहले की लगा हुआ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि इसके पहले देखिए बताया गया, ये देखिए लगा हुआ है ना कि। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य देख लीजिए, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करे या दिखे उसे ही विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य है। विशेषण के बारे में आप जानते हैं, जो विशेषता बताए। पहचान यहाँ भी देख लीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पहचान, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी पर नोट लिखकर। इसमें जो, जैसा, जितना, जिसे, जिन्होंने इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे वह आदमी जो कल आया था, देखिए जो कल आया था आज भी आया है, यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। देखिए चिन्ह देखिए, ऊपर नियम देख लीजिए। देखिए ये इस नियम के द्वारा क्या होगा, आप वाक्यों को जल्दी पहचान जाएंगे कि यह कौन सा उपवाक्य है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। देखिए जो इस वाक्य में जो कक्षा में प्रथम आया था वह क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अंतिम है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते। दूसरे शब्दों में जो गौण मतलब सेकेंडरी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो, यह आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान आदि से संबंधित विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके भी पहचानने का नियम देख लीजिए। प्रायः, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, तो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं।
देखिए ऊपर के नियमों को। यहाँ पर जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब तब देख के मत करिए, क्योंकि यहाँ देखिए उदाहरण में जब लिखा हुआ है। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में तो अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कुछ नियम है, 3 सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य के एक क्विक रिवीजन के लिए। सरल वाक्य में देखिए इसमें एक या अधिक उद्देश्य लेकिन एक ही विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान, इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, व, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द दिखे आपको योजक अव्यय के रूप में तो आप पहचान जाएंगे। मिश्र वाक्य में कि, ताकि, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो आदि शब्दों के द्वारा पहचान इनकी की जाती है। नीचे और भी कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और अगर आप इसको पहचान गए, इन शब्दों को ध्यान में रखते हैं, तो आप कैसा भी वाक्य आ जाए आप उदाहरण को देखकर ही पहचान जाएंगे कि दिए गए उदाहरण में कौन सा वाक्य भेद क्या है, ये सरल है कि संयुक्त है या मिश्र है, ये उपवाक्य कैसे, सब बताया जा चुका, उसको आप कर पाएंगे। आगे इस पर ही आधारित कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को पूछूंगा, देख लीजिए। ये प्रश्न अभ्यास आपके लिए हैं, इसको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर मुझे बताइएगा, वहीं पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। देखिए आपको देखते ही आपको आपके मन में उत्तर आ रहा होगा, तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मुझे देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। अगले उदाहरण पर आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बताया गया कितने होते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, अब आप बताइए कितने होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, देखिए मैंने बताया है, आप पढ़ ही वही रहे हैं, कौन सा नहीं है। 3 होते हैं, एक नहीं है, एक नहीं होता, 3 होता है, बताइए कौन सा होता है। अगर नहीं पता तो ऊपर जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, एक बार ऊपर से पुनः रिवीजन कर लीजिए, ये इनके उत्तर आपको मिल जाएगा। इतनी इजी प्रश्न है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से इनका उत्तर करें, और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका उत्तर लिख दूंगा। रोहन गाना जानता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रोहन गाना जानता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। 4 दिए गए हैं, कौन सा सरल वाक्य नहीं है, सीधे सीधे देखिए कौन सा सरल वाक्य नहीं है वो आप पहचान कर बता दीजिए कौन सा नहीं है। वह लंबा लड़का है, इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा। वह जो कल कपड़े वाला आदमी, वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है।
तो देखिए कौन सा सरल वाक्य नहीं है वह अलग करना। 3 सरल वाक्य हैं, एक नहीं है, उसे अलग करना है। अगला प्रश्न देखिए, जब शाम हो तब लौट आना सरल वाक्य में बदल दीजिए। ये सरल एक वाक्य दिया गया है, इसको सरल वाक्य में बदलना है आपको। तो सिंपल सा है, जब शाम हो तब लौट आना। मुझे पता है कि आप लोग होनहार छात्र हैं, आप लोग कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उत्तर मैं बता दूँ, लिख दूंगा। सुबह हुई सब प्रसन्न हो गए वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। तो संयुक्त वाक्य यानी दो स्वतंत्र वाक्य को अव्यय द्वारा जोड़ा जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, चौथा है, जो भी हो लिख लीजिएगा। अगला है उदाहरण प्रश्न, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, वाक्य का संयुक्त रूप क्या है? तो आप बताइए कौन सा है। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, बच्चा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगा, बच्चा जल्दी जल्दी दौड़ा एवं मेरे पास आया, बच्चा जैसे ही दौड़ा मेरे पास आ गया। अब देखिए देखते ही आपको लग रहा होगा कौन सा वाक्य है, तो आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, कैसा वाक्य है? देखिए बताइए, लिखिए कौन सा वाक्य है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, कैसा वाक्य है? बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग। ये अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार आपका वाक्य के भेद के कितने अंग होते हैं आप सब ने जाना उसको। क्लासेस काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपका वाक्य भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम ये 10वीं के लिए नहीं है, लेकिन वाक्य भेद के बारे में जो जानना है जहाँ तक, वो 9वीं और 10वीं दोनों बराबर रूप से यहाँ जान सकते हैं। कि 4 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है यहाँ पे वर्ण शब्द और वाक्य कक्षा 9वीं के लिए भी है उतना ही महत्वपूर्ण जितना 10वीं के लिए है। वाक्य के घटक भी कक्षा 9वीं 10वीं दोनों के लिए ही जानना जरूरी है, क्योंकि वे इसको नहीं जानेंगे तो वो भी अपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं जान पाएंगे। कक्षा 10वीं वाले तो पढ़ ही लिए हैं कक्षा 9वीं में, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, दोनों के विस्तार क्या होता है। नोट मैंने कई जगह लिखा है, इसको आप जहाँ तक संभव है इसे आप अपनी कॉपी पर पूरी तरह से ऐसे ही लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप जब भी करें रिवीजन करेंगे तो पूरा पाठ, पूरा हर चीज़ जो भी बताया गया वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक बार वीडियो को स्पीड मोड में करके आप, अगर आपको एक बार देख चुके हैं स्लो मोड में अच्छे से देख चुके हैं, दोबारा इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसको स्पीड मोड में करके आप चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं उस बिंदु को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मुझसे संपर्क करिएगा। चलिए, ये उदाहरण भी दिया गया है, कई उदाहरण ऐसे दिए गए हैं। अगला क्लास में सोच रहा हूँ कि आपके रूपांतरण, वाक्यों के रूपांतरण पर बना दूं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कराते हुए वाक्यों को रूपांतरण पर बना दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।